बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 9.2 एक्सरसाइज नाइन्थ क्लास की मैथ है साइंस ग्रुप के लिए। शो वेदर द पॉइंट्स विद वर्टाइसेस। बताएं कि ये जो पॉइंट हैं उन जिनके वर्टाइसेस ये दिए हुए हैं। वर्टाइसेस का मतलब होता है ये कॉर्नर, जिनके कॉर्नर हमने बताए हुए हैं। एक कॉर्नर ये है 5.5 कोमा -2, 5 -2, इसको मैंने ए का नाम दे दिया। एक 5 4 है, इसको बी का नाम दे दिया। एंड -4 1, इसको सी का नाम दे दिया। तो उसने 3 पॉइंट्स बताए थे, मैंने 3 पॉइंट लगा दिए इसके ऊपर। 3 पॉइंट लगाकर उनको आपस में मिला दिया। तो आर द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या ये बराबर बराबर साइड वाली ट्राइंगल के वर्टाइसेस बनते हैं कि नहीं बनते? आर एन आइसोसीलस ट्राइंगल या फिर आइसोसीलस ट्राइंगल के बनते हैं। तो देखें, उसने कहा कि ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास। वर्टाइसेस का मतलब होता है कॉर्नर। ये 3 पॉइंट हैं जो कि किसी ट्राइंगल के कॉर्नर हैं। तो आपने ये बताना है कि क्या ये जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसी है जिसकी हर एक साइड बराबर हो, यानी कि D1 = D2 = D3। अगर तो तीनों साइडें बराबर आ गई तो हम कहेंगे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। लेकिन एन आइसोसीलस ट्राइंगल, अगर इसकी 2 साइड ही बराबर आई, 2 साइड का मतलब है D1 = D2 आ जाए, या फिर D1 = D3 आ जाए, या फिर D2 = D3 आ जाए। कोई सी 2 साइड्स अगर बराबर आ गई तो फिर हम इसे कहेंगे कि नहीं, ये आइसोसीलस ट्राइंगल है। तो हमने सवाल को हल करना है। हल करने के बाद हमें पता चलेगा कि ये कौन सी ट्राइंगल बनती है। तो अब हमें, जैसे मैंने डायग्राम बनाई हुई है, डायग्राम से हमें साफ नज़र आ रहा है कि हमने इनके डिस्टेंस ही तो फाइंड करने हैं। ए का बी तक डिस्टेंस फाइंड कर लो, बी का सी तक फाइंड कर लो, फिर ए का सी तक फाइंड कर लो। तो तीनों हमारे पास डिस्टेंस आ जाएंगे और फिर बाद में हम आंसर दे देंगे। तो देखते हैं, इफ़ D1 = D2 = D3, अगर तीनों डिस्टेंस बराबर हैं देन इक्विलेटरल ट्राइंगल, अदरवाइज आइसोसीलस ट्राइंगल, वरना ये आइसोसीलस होगी। तो अब देखें, D1 डिस्टेंस मैंने निकाला ये वाला, इसमें ए और बी को लेना है। तो ए और बी को लेने के लिए मैंने आप लोगों को तरीका पहली एक्सरसाइज में 9.1 में बहुत अच्छी तरह समझाया है कि आपने ए को x1 x2 कर लो। अगर मैं इसको कहता हूँ कि ये x1 है और ये वाला y1 है, तो इसको फिर x2 कहना पड़ेगा और इसको y2 कहना पड़ेगा। तो अब ये फार्मूला x2 - x1 + y2 - y1। अब x2 क्या है? 5, x1 भी 5 है, तो 5 - 5 आ गया। इसी तरह y2 4 है और y1 -2 है, तो 4 माइनस ये वाला माइनस है, और ये जो माइनस अंदर का साइन है माइनस वाला, वो इस -2 के साथ था अंदर का साइन, तो इसलिए वो माइनस लगा है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 और 2 ये 6 बन जाएंगे, ये 6 बन गए। ये 5 में से 5 निकाला, 0 आ गया, तो इसको फिनिश कर दिया। तो ये 0 और ये 6 आया। 6 का अंडर रूट जब लेते हैं तो स्क्वायर अंडर रूट के साथ काट जाता है, तो ये 6 आंसर आ गया। तो D1 का आंसर 6 आया, मतलब ये वाला डिस्टेंस हमारा 6 आ गया। अगला आप D2 फाइंड कर लो। D2 के अंदर ये B और C है, तो डिस्टेंस ऑफ B और C हमने फाइंड करना है। अब ये इसे x2 और y2 पहले लिखा हुआ है, अब इसको जो है ना आप x1 y1 कर लो बेशक। तो अब -4 एंड -5, मतलब ये कि मैंने इसको अब चेंज किया हुआ है। यहाँ पर ऐसा किया हुआ है कि इसको अब दोबारा फिर x1 y1 कह दिया है, इसको x1 कह दिया है, इसको y1 कह दिया है। इसके लिए फिर ये x2 y2 है। तो अब इसको x1 y1 कहो, इसको x2 y2 को, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इससे ये कोई मीनिंग नहीं रखता कि आपने किसका नाम क्या रखना है। ये सिर्फ फार्मूले में वैल्यू पुट करने के लिए है कि हमसे गलती ना होने पाए। अदरवाइज़ आपका फार्मूला, इसको पहले लिखो, इसको बाद में लिखो, इसको पहले लिखो, इसको बाद में लिखो, हर एक के लिए ठीक है ये फार्मूला, मैंने चेक किया हुआ है, आप लोग चेक करके अपना देख सकते हैं। तो अब -4 एंड -5, तो ये -4 x2 का आया और -5 x1 का आया, ये वैल्यू रख दी। फिर प्लस का साइन आया। अब y2 - y1, तो y2 1 है और y1 4 है, तो 1 - 4 इस तरह से ये आ गया।
4 में से 1 निकालेंगे तो 3 आएगा, क्योंकि मुख्तलिफ साइन है ना, तो इसलिए मुख्तलिफ साइन को माइनस करते हैं। तो 4 में से 1 निकाला तो 3 आया, और ये दोनों सेम साइन है तो इसलिए प्लस करेंगे। 4 और 5 9 बन जाएंगे। अब माइनस का स्क्वायर जब लेते हैं तो वो प्लस में आता है, ये याद रखना कि -9 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो आंसर प्लस में आना है, क्योंकि -9 को एक दफ़ा और -9 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और 81 प्लस का आएगा। इस तरह प्लस का 81 आया तो इसका भी माइनस का स्क्वायर लेंगे तो 3 3 9 और प्लस का 9 आएगा। इनको प्लस किया तो 90 आंसर आया। D2 का आंसर 90 आ चुका है, इसे अब छोड़ दें यहीं पर ही। अब अगला देखें D3 का आंसर निकालना है, तो D3 का भी वही x2 - x1 + y2 - y1 फार्मूला लगाया, होल का स्क्वायर अंडर रूट। अब वैल्यू इधर से लाकर पुट की, तो इधर से कैसे पुट की हैं ये देख लें कि पहले लिखा है -4, फिर लिखा है -5। अब मैंने इसको जो है ना x1 बनाया है, x2 -4 -5, मतलब ये सही था। ये x2 ही रखा है, x2 y2, और ये x1 y1 ही रखा है। तो -4 -5 ये आया, -4 -5, और इधर से y1 1 -2, तो 1 -2 -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +2 बन गया। तो ये वही वाला 9 बना, और ये इनको प्लस किया तो ये 3 बन जाएगा। तो 81 आ गया, इधर से 3 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आता है, 90 आया। अब देखें कि D3 90 आया है और D2 भी 90 आया है, तो दो साइड्स बराबर आई हैं। तो क्योंकि इसकी दो साइड्स बराबर आई हैं तो इस वजह से ये कौन सी ट्राइंगल होगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखें, शो वेदर आर नॉट द पॉइंट्स विद वर्टाइसेस। ये पॉइंट्स दिए हैं जिनके वर्टाइसेस यानी कि कॉर्नर ये वाले हैं, ये हैं। फार्म अ स्क्वायर, वो स्क्वायर बनाते हैं कि नहीं। तो ये पॉइंट्स उसने जो दिए थे ना, मैंने वो पॉइंट्स यहाँ पर लिख लिए हैं। पहला पॉइंट ये था, फिर ये था, ये था, ये पॉइंट्स लिख लिए हैं, और इनके डिस्टेंस के नाम रख दिए हैं। D1 डिस्टेंस, D2 डिस्टेंस, D3 डिस्टेंस, D4 डिस्टेंस, इसलिए इनके डिस्टेंस के नाम रख दिए। अब स्क्वायर क्या होता है, जिसकी हर एक साइड बराबर हो। ये मतलब ये 4 है तो ये भी 4 हो, ये भी 4 हो, ये भी 4 हो, ये 6 है तो ये भी 6 हो, ये भी 6 हो, ये भी 6 हो। अगर हर एक साइड बराबर होगी ना तो वो स्क्वायर होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि D1 = D2 = D3 = D4, सारे आपस में बराबर बराबर हैं, तो हम उस शेप को स्क्वायर कहते हैं। तो अब देखने हैं कि क्या ये स्क्वायर बनता है और या नहीं बनता। अगर सारे बराबर हैं तो स्क्वायर होगा, अदरवाइज नॉट, वरना नहीं होगा। तो देखते हैं कि स्क्वायर बनता कि नहीं बनता। तो हमने सारे डिस्टेंस फाइंड कर लेने हैं। पहले D1 फाइंड करो, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, होल स्क्वायर लेना है। तो लिहाजा ये होल स्क्वायर लिए और इनकी वैल्यू पुट की। अब इसी को भी इसी तरह से आपने x1 y1 x2 y2 कर लो, तो 5 - 1 आ जाएगा। इधर से 5 माइनस इंटू -1 माइनस माइनस प्लस, वैल्यू पुट हो गई। और इधर से ये 4, ये वाला 4 है y2 का, और -y1 3। तो आंसर 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह से करते गए तो आंसर ये 45 आया। D1 का आंसर 45 आया। अब D2 का आंसर निकालते हैं। तो इसको भी ऐसे ही करना है आपने, इसको x1 y1 कर लो, इसको x2 y2 कर लो, फिर वैल्यू यहाँ पर पुट करो। तो ये करने के बाद आपके पास आंसर D2 का आया 45। अब अगला D3 का निकालें। तो D3 का आपने इसको और इसको मिलाकर निकाल देना है। इसको मिलाकर D3 का जब आंसर निकाला तो बहुत इजीली ये वाला आंसर हमारे पास आ गया 45। अब D4 का निकालो, इसको और इसको मिलाकर। तो इनको x1 y1 x2 y2 करने के बाद, फार्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद आपने इसका आंसर निकालना है। तो ये आपका आंसर 3 का स्क्वायर आता है। 3 का स्क्वायर जो होता है ना वो 9 बनता है, तो 9 आया। 9 का स्क्वायर निकालो तो 3 आंसर आ जाता है, लेकिन क्योंकि बाकी सब के आंसर नहीं ना निकले हुए अंडर रूट ख़त्म करके, इस वजह से मैंने इसका भी नहीं निकाला। क्योंकि अगर एक जैसी रकमें हो ना तो कंपेयर करना आसान होता है। अब देखो कौन कौन से बराबर आए हैं। D3 और D2 बराबर आए हैं, जबकि D1 भी बराबर है। ये भी 45 है, ये भी 45 है, ये भी 45 है। 3 बराबर आए हैं, D1 D2 D3, ये 3 बराबर आए हैं, और चौथा बराबर नहीं आया। इसलिए मैंने बराबर का निशान लगाकर ना, इक्वल साइन लगाकर उसे काट दिया हुआ है।
सो नो स्क्वायर, एक भी बराबर नहीं आया तो स्क्वायर नहीं बन सकता। स्क्वायर के लिए ये शर्त है कि उसकी हर एक साइड बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये स्क्वायर नहीं बन पा रहा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। शो वेदर आर नॉट द पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट, पॉइंट हैं जिनके कोऑर्डिनेट ये बताए हैं, ये आर वर्टाइसेस ऑफ राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल के ये कॉर्नर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, ये बताना है आपने। तो राइट ट्राइंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि राइट ट्राइंगल में एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है। तो जो 90 की एक साइड होती है उसे परपेंडिकुलर कहते हैं, और 90 का एंगल, ये 90 का एंगल है, 90 के एंगल की जो दूसरी साइड होती है उसको बेस कहते हैं, और 90 के बिल्कुल अपोजिट जो साइड होती है उसे हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये हाइपोटेन्यूज है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 90 की अपोजिट हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ऐसे लिखते हैं इसको, हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट वाली साइड वो अकेली रखनी है, उसे सबसे बड़ी कहा जाता है। ठीक है, ये सबसे बड़ी साइड होती है। तो इसको अपोजिट, इसको अकेला रखना है और इन दोनों साइड्स को साथ रखना है और प्लस करना है। तो अगर ये अकेली साइड एक तरफ और ये दूसरी दोनों साइड एक तरफ स्क्वायर लेकर बराबर बराबर आ जाएं, तो इसका मतलब ये है कि ये राइट ट्राइंगल है। अगर ये स्क्वायर लेकर बराबर बराबर ना आए तो ये राइट ट्राइंगल नहीं है। तो इसके बारे में मैंने ये लिखा हुआ है, इफ़ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड्स, अगर कोई सी दो साइडें, ये दो साइड्स हैं, इनका आप स्क्वायर लेते हो और उसको फिर जमा करते हो, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है D1 D2 इज इक्वल टू D3। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई हुई है, D1 D2, D1 की बजाय D2 तो लिख दिया, D3 की बजाय यहाँ पर लिखना चाहिए था, यहाँ पर लिखना चाहिए था D1। D1 D2 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं इज इक्वल टू आता है D3 के, इसके बराबर आता है, अगर इसके बराबर अगर आ जाता है तो इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड। अगर दो साइड का आप स्क्वायर लेकर जमा करते हो और वो तीसरी साइड के बराबर आ जाता है तो फिर इसे राइट ट्राइंगल बोलेंगे। ठीक है, अगर आप इन दोनों साइड का स्क्वायर लो, इसका भी स्क्वायर लो, इसका भी स्क्वायर लो और उसको जमा करो, जो भी जवाब आता है वो इसके स्क्वायर के बराबर आ जाता है, तो इसका मतलब है ये राइट ट्राइंगल है, वरना ये नहीं है। तो ये राइट ट्राइंगल के बारे में शर्त होती है। तो इस शर्त के मुताबिक हम देखते हैं कि हमारा सवाल इसको राइट ट्राइंगल बनाता है कि नहीं बनाता। तो लिहाजा हमने फाइंड करने हैं डिस्टेंस D1 फाइंड करो, D2 फाइंड करो, D3 फाइंड करो। ये जो मैंने नाम दिए हुए हैं ना, D1 D2 D3 वगैरह, ये फ़र्ज़ी नाम है। आप लोगों ने याद तो ये रखना है कि इसका और इसका फासला मालूम करना है, इसका और इसका फासला मालूम करना है, और इसका और इसका फासला मालूम करना है। डायाग्राम भी जो बनाई हुई है मैंने फ़र्ज़ी डायाग्राम बनाई हुई हैं, ये डायाग्राम आपकी बुक में नहीं दी हुई, मैंने अपनी मर्ज़ी से बनाई हुई है कि बच्चे को समझ आ सके। ठीक है, तो समझाने के लिए डायग्राम है। आपने पहले इसका और इसका फासला मालूम करना है, फिर इसका और इसका मालूम करना है, बाद में इसका और इसका मालूम करना है। तो इस तरह से आपके तीनों डिस्टेंस आ जाने हैं और उससे आप लोगों ने फिर डिसाइड कर लेना है। बस सवाल की आपको समझ आनी चाहिए, रट्टा नहीं लगाना, याद नहीं करना कुछ भी। लिहाजा D1 मालूम करते हुए मैंने ना x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, वही पहला पुराना फार्मूला, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर अंडर रूट वो लिया, तो इनको जो है ना मालूम कर लिया मैंने। तो जब मालूम किया तो ये 9 + 1 10 आंसर आया। D1 का आंसर 10 आया, यानी कि ये वाला आंसर हमारा 10 आया। फिर आगे मैंने D2 निकाला, तो D2 निकालते हुए मैंने ये वाला आंसर निकाला। अब देखें कि ये जो D1 D2 है ना, इसमें मैंने ये, अब क्योंकि हमने नाम चेंज किए हैं तो नाम ये चेंज करने के साथ ये D1 D2 भी चेंज हो गए होंगे। ये नाम चेंज नहीं करते ताकि आपको इसकी कैलकुलेशन में मुश्किल पेश ना आए। ठीक है, ये नाम यही रहने दें क्योंकि ये नामों के साथ मैंने ना फासले मालूम किए हुए हैं। तो इसको x1 कहा, ये y1 कहा, ये x2 और ये y2। तो x1 y1 x2 y2 ये इसके अंदर पुट किए हैं मैंने सारे, तो ये वाला आंसर आया हुआ है। अब फिर इसको और इसको x1 y1 x2 y2 कहकर निकाले हैं, तो ये D2 का ये जवाब आया। फिर D3 का निकाला, तो D3 का भी इस तरह से ये D3 का निकाला, D3 ये है,
तो इसमें भी x1 y1 x2 y2 पुट करके हमने जवाब निकाले हैं। तो ये सिंपली हमारे पास 18 आंसर आ गया। तो अब देखते हैं कि कौन सा हमारे पास बड़ा आंसर है। बड़ा ये है 52 सबसे बड़ा है। तो 52 जो है ना ये वाली साइड हो सकती है, बड़ी साइड क्योंकि ये वाली है। 52 ये साइड हो सकती है। 52 को हमने बाहर रखना है, एक तरफ रखना है। और ये 10 छोटी साइड है, ये 18 भी छोटी साइड है। तो जो छोटी साइड हैं वो ये और ये हो सकती हैं। इनमें से चाहे इसको पहले कह दो चाहे इसको कह दो, तो ये साइड हो सकती हैं। डायग्राम सिर्फ समझने के लिए है। डायग्राम के अंदर ये आपने डिस्टेंस फीड करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि ये फीड नहीं हो पाने। क्योंकि ये फ़र्ज़ी डायग्राम मैंने बनाई थी ना, तो मैंने सोच समझ कर डायग्राम नहीं बनाई थी। मैंने फ़र्ज़ी पहले डायग्राम बना ली, बाद में सवाल को लिखने लग गया। तो इस वजह से डायग्राम के लिहाज से साइड बड़ी छोटी बन रही हैं। तो लिहाजा आपकी बड़ी साइड ये आ गई है, बड़ी साइड को आप इधर लिख लो। और जो दूसरी छोटी साइड्स आई हैं, छोटी साइड एक 10 आई है और एक 18 आई है, तो 10 और 18 को इधर लिख लो। तो इनको इधर लिखा, इनके अंडर रूट लिए, तो ये स्क्वायर लिए, अंडर रूट लिए, तो कटने के बाद ये हमारे आंसर आए ये। अब इसमें देखो कि ये बराबर बराबर नहीं आए, ये फासले बराबर बराबर आने चाहिए थे ना, वो बराबर बराबर नहीं आया। ये 52 और ज़्यादा है और ये कम है दोनों को करने से। सो नो राइट ट्राइंगल, तो लिहाजा ये राइट ट्राइंगल की साइड्स नहीं हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने सवाल हल करना है। आप जब पेपर में हल करें बेशक आप डायग्राम वगैरह ना बनाएं, और ये बात भी बेशक आप लोग ना लिखें, सिर्फ आप ये क्वेश्चन लिखें और यहाँ से हल करना शुरू कर दें। लेकिन ये सारा कुछ आपको लिखना पड़ेगा। राइट ट्राइंगल के बारे में ये आप लोग इस तरह कैलकुलेशन करके बनाना पड़ेगा। अगर आप सारा कुछ भी लिख देंगे तो तभी सवाल आपका सही होगा, तभी टीचर को और ज़्यादा खुशी होगी कि इसने मुकम्मल समझ के साथ सवाल को हल किया है। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, यूज़ द डिस्टेंस फार्मूला टू प्रूव दैट वेदर आर नॉट द पॉइंट्स दिस एंड दिस लाई ऑन अ लाइन। तो अब कह रहा है कि आपने ना डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करना है और ये सारे पॉइंट बताने हैं कि क्या वो एक ही लाइन के ऊपर हैं या नहीं हैं। सारे पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर मौजूद हैं या नहीं हैं। डियर स्टूडेंट, सवाल की स्टेटमेंट को गौर से समझें, डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करें और बताएं कि ये जो पॉइंट्स हैं ना 3, वो एक लाइन के ऊपर हैं या नहीं हैं। मतलब एक ही लाइन पर के ऊपर हैं या उनके लिए मुख्तलिफ लाइनें बनती हैं। मतलब ये कि ये सारे पॉइंट को लीनियर हैं, एक लाइन वाले हैं, या नॉन को लीनियर हैं, एक लाइन वाले नहीं हैं। तो मैंने क्या किया कि ये पॉइंट एक ही लाइन पर मैंने पॉइंट लगा लिए हैं फ़र्ज़ी तौर पे। यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर एक लगा दिया, यहाँ पर एक लगा दिया। तीनों पॉइंट इस तरह से मैंने एक लाइन के ऊपर लगा दिए हैं। अब पहले 2 पॉइंट का फासला मैंने D1 कह दिया है और दूसरे पॉइंट के फासले को मैंने D2 कह दिया। तो D1 और D2 मालूम करें और उसके बाद पहले का और आखिरी का फासला मालूम करें, यानी कि D3 मालूम करें। अगर तो D1 और D2 को जमा करो तो जो जवाब आए वही जवाब D3 का आए। मतलब ये कि जो सबसे बड़ा जवाब आता है ना यार, सबसे बड़ा जवाब जो आता है, अगर वो सबसे बड़ा जवाब 6 आता है तो वो 6 2 छोटे जवाबों को जमा करने से आए, यानी कि 3 और जमा 3 से आए। सबसे बड़ा जवाब ये वाला है, ये 6 है अगर, और ये दोनों जवाब 3 3 आए हैं तो 3 3 भी मिलकर 6 बनाते हैं। तो इसका मतलब है ये कोलिनियर पॉइंट है, एक ही लाइन पर है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि बड़ा जवाब तो 6 ही आए लेकिन छोटे जवाब एक 3 आ गया और एक 2 आ गया, तो ये 3 और 2 5 होते हैं। तो ये दोनों मिलकर बड़ा जवाब नहीं ला पा रहे, जो हमारे पॉइंट से बड़ा जवाब आया था वो नहीं बन पा रहा। तो इसका मतलब है कि ये नॉन कोलिनियर हैं। तो ये जो होते हैं अगर बराबर बराबर आते हैं तो ये होता है कि कोलिनियर हैं, एक ही लाइन पर हैं। तो कोलिनियर के लिए ये शर्त है कोलिनियर, और अगर ये ना बराबर आएँ, जिस तरह ये बराबर नहीं आ पा रहे, तो फिर नॉन कोलिनियर। तो नॉन कोलिनियर तब होंगे। अब हम देखते हैं कि मैंने डिस्टेंस ये इसके बारे में लिखा है कि D1 + D2 = D3। अगर ऐसा है देन लाई ऑन स्ट्रेट लाइन, फिर वो एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर होंगे और कोलिनियर बोलेंगे। अदरवाइज दे मेक अ ट्राइंगल, वरना वो एक लाइन पर ना हुए तो ज़ाहिर है वो उनकी लाइनें डिफरेंट बनेगी और डिफरेंट लाइनें से ट्राइंगल बन जाती है, तो फिर वो ट्राइंगल बना रहे होंगे। लिहाजा डिस्टेंस D1 फाइंड किया। D1 फाइंड करने के लिए वही x1 y1 x2 y2 किया, उसके अंदर वैल्यू पुट किया आपने, तो ये जवाब हमारे पास आ गया 90। तो इसके बाद
जब 90 जवाब निकाल लिया तो D2 हमने फाइंड करना है, तो इसको x1 y1 कह दो, इसको x2 y2 कह दो, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करो। इस तरह से वैल्यू पुट की तो ये हमारा जवाब D2 आया है। तो D2 360 आया। तो अब आपने D3 फाइंड करना, मतलब इसका और इसका देखना। इसको x1 y1 कहा, इसको x2 y2 कह दो। इस तरह से आपने ये जवाब निकाला तो 90 आया। अब देखें जो सबसे बड़ा जवाब आया हुआ है ना 360, ये हमारा D3 का जवाब बनता है, लेकिन मैंने यहाँ D2 लिखा हुआ है, आप इसकी तरफ ना जाएं। तो ये सबसे बड़ा जवाब जो है ना 360, ये D3 का जवाब है। डियर स्टूडेंट, देखें कि ये जो सबसे बड़ा फासला आया था 360, वो मैंने एक तरफ रख लिया, और 90 जो छोटे फासले आए थे वो मैंने दूसरी तरफ रख लिए हैं। तो 360 का अंडर रूट लिया 19 आया, 90 का अंडर रूट 9.5 आया, इस 90 का भी 9.5 आया। इन 9.5 को प्लस किया तो ये भी 19 आंसर आता है, और इधर 19 भी 19 ही है। तो ये दोनों 19 बराबर आ गए हैं। जो यहाँ पर मैंने शर्त बताई थी कि वो वाली शर्त पूरी हो रही है, तो इसका मतलब है कोलिनियर है। तो लिहाजा ये कोलिनियर पॉइंट है, तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, एक ही लाइन पर हैं, ये कोई ट्राइंगल वगैरह नहीं बना सकते। तो आप लोगों ने ये जो D1, D2, D3 हैं, इनको ये फ़र्ज़ी नाम समझने हैं, क्योंकि मैंने सवाल को हल करने से पहले ये समझाने के लिए लगा दिए हैं। उसके बाद जब सवाल को हल किया है तो नतीजा कुछ और निकला है। तो हमने तो नतीजे के मुताबिक काम करना है ना। जो D1, D2, D3 हैं, ये तो फ़र्ज़ी हैं। तो फ़र्ज़ी जो है ना वो कुछ भी हो सकते हैं, गलत भी सही भी। तो आप लोगों ने ये रिज़ल्ट देखना है, रिज़ल्ट के मुताबिक आप लोगों ने इस तरह से कैलकुलेशन करनी है और कोलिनियर बनानी है। तो मुझसे भी ये गलती पहले हुई कि मैंने जो है ना जो फ़र्ज़ी दिए थे ना, तो फ़र्ज़ी के मुताबिक ये हल किया, आंसर निकाला। तो जब फ़र्ज़ी के मुताबिक मैंने आंसर निकाल लिया तो मेरा आंसर नॉन कोलिनियर निकल आया, तो जो कि गलत था। जब पीछे बुक में देखा तो पीछे तो बुक में कोलिनियर आता है। तो जब कोलिनियर को यहाँ से देखते हैं तो वाकई हमारा कोलिनियर ही बनता है। हमने सवाल सही किया था, लेकिन ये जो फ़र्ज़ी D1, D2, D3 दिए थे ना, उनकी वजह से मिस्टेक हुई। तो अगर आप लोगों ने ये लाइनें वगैरह बनानी हों तो आप एंड पे बनाना ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद, तो फिर लाइनें भी मैच हो जाएंगी। तो मैंने क्योंकि पहले बनाई है सवाल को समझाने के लिए, सवाल बनाया तो उसके लिए ये ठीक है। सवाल को समझाने की हद तक ये लाइंस बिल्कुल ठीक हैं। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखें, फाइंड के गिवन दैट द पॉइंट्स 2 and K इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्राम 3, 7 and 9, 1। तो ये बताया गया है, आपने के की वैल्यू बतानी है, और इसके बारे में मालूमात ये दी है कि 2 और के जो पॉइंट है ना, ये वाला इज़ इक्वी डिस्टेंस है, वो बराबर बराबर है, ये वाला पॉइंट बराबर बराबर है फ्राम 3, 7, ये 3, 7 है उससे, और 9, 1 इससे। ये जो पॉइंट है वो इससे भी बराबर है और इसके साथ भी बराबर है। मतलब ये कि जो D1 है वो D2 के बराबर है। यूँ हम कह सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है वो इधर से भी इतने फासले पर है, ये इधर से भी इतने ही फासले पर है। तो अगर ये बराबर बराबर फासले पर है तो फिर आप के की वैल्यू भी मालूम करके बताओ। तो पहले मैंने ये D1 फाइंड किया, इसको और इसको साथ रख के D1 फाइंड किया, ये के को अंदर रख के D1 फाइंड करता गया, तो के उसके साथ अंदर ही आ गया है। तो देखें जब वैल्यू पुट की तो उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 निकला, और 7 - 2 का स्क्वायर 7 - 2 a - b होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। तो a² - 2ab + b स्क्वायर, जब भी दो रकमें स्क्वायर में आ जाती हैं ना तो फार्मूला लगता है। तो ये दो रकमें हैं, एक 7 है और एक a है, दो रकमें दरमियान में आ गई हैं तो फार्मूला लगना है। तो a² - 2ab + b स्क्वायर, जो कि ये फार्मूला है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b स्क्वायर। तो इस तरह से इसको फार्मूले को मैंने खोला हुआ है। तो ये आंसर आया 7 का स्क्वायर, a² - 2ab + b स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 2 7 = 14 के, और के का स्क्वायर ये आ गया। तो अब इसको इसमें प्लस कर देंगे तो ये 50 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन बन गई, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो लेकिन इसे सॉल्व ना करें आप, यहीं पर इसको छोड़ दें, ये D1 का आंसर आ गया है। अब हम D2 निकालते हैं। तो D2 के लिए वही फार्मूला, फिर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर लगाया, और D2 निकालने के लिए हम देखते हैं कि इधर से हमें ये वाला पॉइंट लेना है, इसे x1 y1 कह दें, इसे x2 y2 कह दें।
तो इस तरह से हमने वैल्यू पुट की। तो अब 1 माइनस के का होल स्क्वायर निकला, तो 1 ए स्क्वायर माइनस 2ab+b²। फिर से ये a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाना पड़ना है, a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो इस तरह से फार्मूले के मुताबिक ये चेंज हो गया। तो ये 1 का स्क्वायर आया 1, और 2 के आ गया, और k का स्क्वायर ये आ गया। अब 49 में 1 प्लस किया तो 50 आया। तो ये हमारे पास D2 का आंसर ये आ चुका है। अब D2 का आंसर भी आ गया। अब उसने ये कहा था कि ये दोनों अगर बराबर बराबर हैं तो तब k फाइंड करो। तो दोनों बराबर बराबर हमने उनको कह दिया कि D1 = D2 बराबर बराबर हैं। तो ये जो उनके आंसर आए थे D1 का और D2 का, उसको भी बराबर बराबर कर दिया। बराबर बराबर कटने से देखें कि 50 इधर से 50 के साथ काट दें, के स्क्वायर इधर के स्क्वायर के साथ काट दें, तो -14 के और इधर से -2 के आता है। तो माइनस के साथ माइनस फिनिश हो जाता है, और के के साथ के भी फिनिश हो जाता है। तो 14 = नॉट इक्वल टू 2। 14 जो है ना 2 के बराबर नहीं है। सो नॉट इक्वल मतलब ये है कि ये जो फासले थे वो भी आपस में बराबर नहीं थे। तो हम ये कह सकते हैं कि वो फासले आपस में बराबर नहीं है। या फिर ये कहो 14 के और 2 के अगर हम के को 0 पुट करते हैं तो तब बराबर बराबर आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि के का आंसर 0 है, क्योंकि अगर हम उसके 0 0 पुट करते हैं तो तब ये फासले बराबर आ जाते हैं। तो उसने क्योंकि कहा था कि फासले इक्वी डिस्टेंस हैं, बराबर बराबर हैं, तो ये वाली बात हमारी गलत हो गई, नॉट इक्वल वाली। तो क्योंकि फासले बराबर बराबर हैं तो इस वजह से फासले तब ही बराबर हो सकते हैं अगर के को 0 पुट किया जाए। तो के 0 पुट होने से वो फासले बराबर बराबर प्रूव हो जाते हैं, तो लिहाजा के का आंसर 0 आ गया। तो इस तरह से ये हमारा सवाल हल हो गया है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यूज़ डिस्टेंस फार्मूला टू वेरीफाई दैट द पॉइंट। डिस्टेंस का फार्मूला का इस्तेमाल करो और इन पॉइंट के बारे में बताओ। ये 3 पॉइंट्स हैं कि आर कोलिनियर आर नॉट। कोलिनियर मतलब सीधी लाइन पर हैं, स्ट्रेट लाइन पर हैं कि नहीं है। तो पहले की तरह ही हमने सवाल को हल करना है। ये तीनों पॉइंट्स मैंने एक ही लाइन पर लगा दिए हैं, D1 D2 के नाम दे दिए हैं और सारा इकट्ठे को D3 का नाम दे दिया। तो अब मैंने फाइंड किया कि अगर तो D1 और D2 को जमा करने से वही तीसरा आंसर आ जाता है, तो इसका मतलब है कोलिनियर है, वरना नहीं है। तो ये D1 फाइंड किया, तो इसको और इसको करके D1 का आंसर 153 आया। फिर D2 को फाइंड किया, तो इन दोनों की मदद से D2 फाइंड किया तो वो 425 आया। फिर D3 फाइंड किया, पहले का और आखिरी का डिस्टेंस फाइंड किया, तो वो जब फाइंड किया था हमने आंसर, तो उसका आंसर 64 आया। अब देखो कि सबसे बड़ा आंसर कौन सा आया है, 425। तो 425 को हमने एक तरफ रखना है। डियर स्टूडेंट देखें, जो सबसे बड़ा फासला आया था 425, इसको मैंने एक तरफ रख लिया, और जो दो फासले छोटे आए थे D1 ये वाला छोटा आया था और D3 भी छोटा आया था हमारा 68, तो उसको भी मैंने इस तरफ रख लिया एक तरफ। तो दोनों छोटे फासले प्लस किए तो आंसर 21 आया। 68 का जो अंडर रूट है 8.5 आता है, और 153 का 12.5 आता है। इनको प्लस करें तो 21 आ जाता है, और इधर से इसका अंडर रूट 21 आया हुआ था। ये बराबर बराबर आ गए हैं। तो क्योंकि ये फासले बराबर बराबर आ गए हैं, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स A B C एक ही लाइन पर वाक़ हैं, यानी कि कोलिनियर हैं। तो अब ये जो मैंने D1 D2 D3 ये फ़र्ज़ी रखे हुए हैं फिर से, तो ये समझाने के लिए रखे हुए हैं। अगर इसके लिहाज से करते हैं तो जैसे मैंने इसके लिहाज से यहाँ पर पहले करने की कोशिश की तो गलत आ गया आंसर कि D1 और D2 को एक तरफ रखा, उनकी वैल्यू यहाँ पर पुट की, D3 की यहाँ पुट की, तो इस तरह से आंसर बराबर नहीं आया। तो आंसर बराबर ना आया तो नॉन कोलिनियर निकल आया आंसर। तो नॉन कोलिनियर आंसर नहीं है हमारी बुक में, कोलिनियर आंसर दिया हुआ है। तो इन फासलों से अगर आप बड़े को इधर रखते हो, छोटों को इधर रखते हो, तो कोलिनियर ही आंसर आता है, जो कि सही है। तो कोलिनियर ही आंसर आना चाहिए, क्योंकि जो डाटा है वो सारा कोलिनियर ही बता रहा है। तो लिहाजा D1 D2 D3 ये फ़र्ज़ी पॉइंट है, फ़र्ज़ी नाम रखे हुए हैं, समझाने के लिए रखे हुए हैं, समझाने की हद तक ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन में आपने बड़े को इस तरफ रखना है और छोटों को इस तरफ रखना है। तो इस तरह से आप लोगों ने कैलकुलेशन करके देखनी है। तो अगर बड़ी लाइन जो है वो छोटी लाइन दोनों के मिलने से बनती है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक ही लाइन के ऊपर सारे पॉइंट वाक़या होते हैं। वरना अगर वो एक ही लाइन पर वाक़या ना होते तो फिर ये सारे फासले बराबर बराबर ना आ पाते। मतलब ये है कि छोटे फासलों से बड़ा फासला हमें ना मिल पाता।
तो अगर ना मिलता तो फिर वो एक वो एक कोई और ट्राइंगल बन जाती या किसी और तरह से वो पॉइंट बन रहे होते। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, वेरीफाई वेदर आर नॉट द पॉइंट्स ओ ए बी, ये पॉइंट्स हैं 3, आर द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं कि नहीं हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में पहले भी बात हुई है, ऐसी ट्राइंगल जिसकी हर एक साइड बराबर हो, मतलब ये कि इसकी ये D1 D2 D3 3 साइड हैं, अगर तीनों साइड्स आपस में बराबर बराबर हैं तो फिर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अदरवाइज़ नहीं है। तो मैंने इसके ऊपर OAB ये पॉइंट्स लगा दिए हैं, O00 है और ये पॉइंट्स के नाम रख दिए हैं। तो AB, अब D1 मालूम किया है, O और A का D1 फासला है, उसको मैंने इस तरह से निकाला है X1 Y1 X2 Y2 पुट करके, तो ये हमारे पास D1 का आंसर आया है। फिर D2 का इस तरह आंसर निकाला है, आप इसको X1 Y1 कह दो, इसको X2 Y2 कह दो, तो फिर फासला निकाला, तो फिर हमारा D2 का ये आंसर आया। फिर उसके बाद इसी तरह से D3 का निकाला ये इसको और इसकी मदद से, तो हमारा ये आंसर 2 आया। अब देखें हर बार D1 भी 2 है, D2 भी 2 है, D3 भी 2 है, सारे 2 आए हैं। तो क्योंकि सारे फासले बराबर बराबर आए हैं, इस वजह से हम कहेंगे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल ही है, मतलब ये कि ऐसी ट्राइंगल है जिसकी हर एक साइड आपस में बराबर बराबर है। अगला सवाल है, अगले सवाल को देखें। क्वेश्चन नंबर 8 है, शो दैट पॉइंट्स ABC एंड D, ये 4 पॉइंट्स हैं, आर वर्टाइसेस ऑफ ए रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल के कॉर्नर हैं कि नहीं है। वर्टाइसेस का मतलब होता है कॉर्नर। फाइंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, इसके डायगोनल की लेंथ भी बताएं। तो ये डायगोनल होता है दरमियान में। आर दे इक्वल, क्या डायगोनल बराबर हैं, डायगोनल्स की लेंथ भी बतानी है, तो वो बताना है क्या डायगोनल्स भी बराबर हैं कि नहीं है। तो हमें पता है कि जो रेक्टेंगल होती है वो इस तरह की एक फिगर का नाम है ABCD। इसमें जो ये वाली 2 साइड्स हैं ना, ये साइड और ये साइड आपस में बराबर होती हैं, और ये साइड और ये साइड आपस में बराबर होती हैं। तो ऐसी शेप रेक्टेंगल कहलाती है। इसकी चारों साइड्स बराबर नहीं होती, चारों साइड सिर्फ स्क्वायर की ही बराबर होती हैं। तो इसकी 2 साइड्स का पेयर होता है, एक ये 2 साइड और फिर ये 2 साइड, ये आपस में बराबर बराबर होती हैं। तो हमने पहले A फाइंड किया, जब A हमने A और B को साथ मिलाकर पहले D1 फाइंड किया, तो ये D1 फाइंड करने का वही तरीका है डिस्टेंस का, x1 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। फार्मूला आप लोगों ने वही लगाना है जो डिस्टेंस वाला फार्मूला है, उसके अंदर वैल्यू पुट की तो ये जवाब निकाला, 11 आंसर आ गया। अब दोबारा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 दोबारा फार्मूला लगाया, तो सेम वैल्यू पुट की, तो D2 हमारा यहाँ से ये D2 का जवाब आ गया, ये 3 आया। उसके बाद D3 का आंसर निकाला, D3 का 11 आया, तो D4 का आंसर 3 आया। अब ये सारे डिस्टेंस के आंसर आ चुके हैं। अब इसमें आंसर देखो क्या पेयर बन रहे हैं कि नहीं। ये 3 और 3 बराबर हैं, 2 आंसर ये बराबर हैं, ये और ये बराबर हैं। तो क्योंकि 2 आंसर बराबर बराबर हमारे आए हैं, तो जिससे हमें ये नज़र आ गया है कि ये रेक्टेंगल है, क्योंकि D1 और D3 बराबर आ गए हैं, D2 और D4 भी बराबर बराबर आ गए हैं, तो हमें ये पता चल गया कि ये एक रेक्टेंगल तो है। अब डायगोनल देखना है। डायगोनल क्या है, A से C तक फासला मालूम करना है। तो आप इसका और इस पॉइंट का फासला मालूम करो। तो इनका डायगोनल वालों का मैंने इसको x1 y1 रख लो, इसको x2 y2 रख लो, फार्मूले में वैल्यू पुट करो, तो 130 आंसर आया है। तो एक डायगोनल का आंसर 130 आया। फिर आप इसका जब मालूम करोगे ना, यहाँ से यहाँ तक अगले डायगोनल का, तो इसका भी आप लोग खुद मालूम कर लें, B का और D का, तो इसका भी आंसर 130 ही आएगा। तो इस तरह से सारी बातें प्रूव हो जाएंगी कि हर एक डायगोनल भी आपस में बराबर बराबर है और ये एक रेक्टेंगल भी बन रही है। तो इस तरह से ये हमारा सवाल हल हो जाता है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
ये वही सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8 का ही है। अगला हिस्सा D2 भी मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है दूसरे पेज पर। तो D2 का ये डायगनल 2 ये भी निकाला, तो ये भी 130 आया। तो डायगनल भी D1 और D2 दोनों बराबर बराबर आए हैं, डायगनल भी सारे बराबर बराबर आ गए हैं। तो इस तरह से ये रेक्टेंगल प्रूव हो चुकी है मुकम्मल तौर पर। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें M ये है, N ये है, P ये है, Q ये है। तो ये सारे वर्टाइसेस दिए हैं। तो वो कहता है क्या ये पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं एंड सेम एज 8 बट शेप इज चेंज। तो आपने उसी तरह का है जैसा कि आपने 8 क्वेश्चन किया है, बस शेप इसकी डिफरेंट आएगी। तो मैंने M P Q N ये जो है ना शेप के नाम रख दिए हैं, वर्टाइसेस के नाम रख दिए हैं। अब D1 मालूम किया, तो ये 17 आया। उसी तरह से D1 मालूम करना है, इसको और इसको लेकर दोनों पॉइंट्स को D1 मालूम करना है। फिर D2 मालूम करना है। तो D2 मालूम करने के लिए हमने इन दो पॉइंट्स को लिया, तो ये D2 मालूम हो गया। फिर D3 मालूम किया, फिर D4 मालूम किया। तो ये सारे मैंने मालूम कर लिए हैं। तो ये D3 आया, वो भी 17 आया। D4 ये निकाला, तो ये D4 72 आया। तो अब देखते हैं कि D1 और D3 आपस में बराबर हैं। D1 का आंसर 17 आया और D2 का आंसर D1 का आंसर 17 आया और D3 का आंसर भी 17 आया। तो ये लिहाजा ये दोनों फास्ट साइड्स बराबर हैं। और जबकि D2 को देखो तो D2 का आंसर 72 आया है और D4 का आंसर भी 72 आया है। तो D2 और D4 भी बराबर बराबर आए हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम के लिए एक शर्त होती है कि इसके जो है ना पैरेललोग्राम की ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, जो 2 एरो से मैंने शो किया है, और ये इस वाली साइड के बराबर है, एक एरो वाली एक एरो के बराबर है। तो इनकी भी सामने सामने वाली साइड्स आपस में बराबर होती हैं, ये और ये बराबर हैं, तो ये और ये बराबर हैं। लेकिन रेक्टेंगल में देखो, इसकी भी सामने वाली साइड इसके बराबर है, इसकी सामने वाली साइड इसके बराबर है, लेकिन यहाँ पर एंगल भी 90 के बन रहे हैं। रेक्टेंगल में ये फ़र्क है कि इसी वजह से इसको रेक्टेंगल कहते हैं। रेक्टेंगुलर का मतलब होता है 90। तो एंगल भी 90 के बन रहे हैं, लेकिन इसके 90 के नहीं बन रहे। ये एंगल एल शेप नहीं बन रही, बड़ा एंगल बन रहा है, और ये भी एल शेप नहीं बन रही, छोटा एंगल बन रहा है। तो इसके एंगल्स का फ़र्क होता है, जिसकी वजह से ये पैरेललोग्राम कहलाती है और ये जो है ये रेक्टेंगल कहलाती है 90 के एंगल्स की वजह से। तो सवाल नंबर 9 भी प्रूव हो चुका है कि वो पैरेललोग्राम ही है और उसके सारे फासले भी हमने मालूम कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखें। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायामीटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के डायामीटर की लेंथ आपने बतानी है। सर्कल हैविंग सेंटर एट सी, जो सी के ऊपर उसका सेंटर है, ये सी उसका सेंटर है जो मैंने कि सेंटर बना दिया। एंड पासिंग थ्रू पॉइंट, और वो जो सेंटर वाला सर्कल है ना, सी सेंटर वाला सर्कल, वो पॉइंट पी में से गुजर रहा है और पॉइंट पी जो है ना ये दिया है। तो अब ये सेंटर का बताकर और पॉइंट पी के वर्टाइस कोऑर्डिनेट देकर वो हमें इस चीज़ की तरफ इशारा दे रहा है कि मैं रेडियस बता रहा हूँ। ठीक है, तो पॉइंट सी उसने बताया है और उसने एक पॉइंट बताया है। तो हमने पॉइंट सी से और पॉइंट पी से हमने फासला मालूम कर लेना है, डिस्टेंस हमने मालूम कर लेना है, क्योंकि उसने कहा है कि उसका डायामीटर आप मालूम करके दो और मैं जो सर्कल दे रहा हूँ वो वाला सर्कल जो है उसका वो सेंटर उसका ये बनता है। तो सर्कल के सेंटर की तरफ उसने इशारा किया है। जब सर्कल के सेंटर की तरफ वो इशारा कर रहा है तो हमें पता है कि हम दरमियान में पहुँच गए हैं। और एक पॉइंट के बारे में भी इशारा कर रहा है और वो कह रहा है कि इस पॉइंट में से सर्कल गुजर रहा है। तो इसका मतलब है वो सर्कल के किनारे की तरफ भी इशारा कर रहा है। तो किनारे का एक पॉइंट पी उसने बता दिया है। तो किनारा भी उसने बता दिया, सेंटर भी उसने बता दिया, जिसकी वजह से हमारा सर्कल बन गया, सेंटर भी मिल गया, उसका किनारा भी मिल गया। किनारे का जो सर्कल के एज का या सर्कल के सर्कमफ्रेंस का जो उसके सेंटर से फासला होता है उसको रेडियस बोला जाता है। तो ये रेडियस हमारे पास है। तो रेडियस को हम मालूम करते हैं पहले। यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर है, ये डायामीटर नहीं है, ये डिस्टेंस है। डी फॉर डिस्टेंस और आर है, आर मतलब रेडियस है। तो उसी तरह आपने x1 y1 x2 y2 पुट करना है, फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, फार्मूला आप लोगों ने पूरा लगाना है। तो वैल्यू पुट करने के बाद जवाब आया 5। तो 5 हमारा रेडियस आया है। जब रेडियस 5 आया तो डायामीटर क्या होता है, वो रेडियस को जमा करना पड़ता है। तो डायामीटर बराबर होता है r + r। तो
रेडियस को 2 दफ़ा जमा किया तो 10 हमारे पास जवाब आ गया, क्योंकि जो डायामीटर होता है ना वो 2r के बराबर होता है। तो 2 को r से मल्टीप्लाई करें, r हमारा 5 आया हुआ है, तो 2 5 ज़ा 10, तो फिर भी 10 आंसर आता है। तो मैंने इस तरह से ये यहाँ पर शो किया हुआ है कि ये अगर हमारे पास एक सर्कल था, वो सर्कल का ये सेंटर था, तो सेंटर से ये पॉइंट P था, ये C है और ये P है, तो इसका हमारे पास जो फासला आया है वो 5 आया है। तो हमें क्योंकि डायामीटर फाइंड करना है, तो लिहाजा इधर तक हमने पूरा फासला फाइंड करना है, तो इधर भी 5 ही होगा। तो ये वाला 5 और ये 5 जब प्लस करते हैं तो टोटल डायामीटर 10 आ जाता है। तो ये जो पूरी लंबी लाइन होती है जो किसी भी सर्कल के सेंटर में से गुजरती है, उसको डायामीटर बोला जाता है। तो लिहाजा हमने डायामीटर का फासला फाइंड कर लिया। जो सर्कल के सेंटर से लाइन गुजरती है और सर्कल के सेंटर से गुजरती है और दोनों किनारों को टच करती है, वो डायामीटर होती है। जबकि अगर सर्कल के सेंटर से किसी एक तरफ का फासला बताए, सेंटर से किसी एक तरफ का फासला बताए, तो उसको रेडियस बोला जाता है। तो ये रेडियस वाली लाइन है, उसने रेडियस हमें बताया था, तो हमने उससे डायामीटर मालूम करना था। इस तरह से हमने डायामीटर मालूम कर लिया। और हमारी ये जो एक्सरसाइज है 9.2 हमारी मुकम्मल तौर पर सॉल्व हो चुकी है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। आप लोगों ने इसको इस तरह से तैयार करना है, इस एक्सरसाइज को, कि आप लोगों ने सवाल को गौर से समझना है। सवाल को जब गौर से समझ लिया, उसकी जो मैंने डायग्राम बनाई हुई है उसके साथ मैच कर करके आपने सवाल को अच्छी तरह समझ लेना है। तो सवाल को जब आपकी डायग्राम के साथ मैच करना आ जाएगा, उसके बाद आपने उसकी कैलकुलेशन एक बार गौर से देख लेनी है। कैलकुलेशन गौर से देख ली, फिर अगले सवाल की तरफ चले गए। अगले सवाल की डायग्राम उसके साथ मैच कर ली, सवाल के साथ जो मैंने फर्जी डायग्राम बनाई हुई है वो मैच कर ली, और फिर कैलकुलेशन देख ली। इस तरह से एक बार मुकम्मल तौर पे सारी की सारी वीडियो, जितनी भी ये 45 मिनट की वीडियो है, ये सारी देख लें। मुकम्मल वीडियो देखने के बाद फिर सुकून से मेरी वीडियो को बंद करके साइड पे रख दें, मोबाइल साइड पे रखें और आराम से ज़बानी सवाल करने बैठ जाएं। और उम्मीद है आप सारे के सारे सवाल कर लेंगे। बस एहतियात से कैलकुलेटर का सही यूज़ करना, कैलकुलेटर में भी गलतियाँ होती हैं, सही वाला कैलकुलेटर लेना और सही तरह बिल्कुल होश के साथ अपनी सारी तवज्जो एक तरफ रख के सवाल सॉल्व करने लग जाना। उम्मीद है सारे के सारे सवाल आप सिर्फ एक बार गौर से वीडियो देखने के बाद सारे सवाल हल कर जाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।